रिकॉर्डिंग पूरा डब्ल्यूटीओ समझ सकते हैं इससे। पहली बात, 13 WTO मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुआ, क्या क्या डिस्कशन किया और इंडिया का स्टैंड क्या है। तो इंडिया बात करता है कि बाली पीस क्लॉज। बाली पीस क्लॉज मतलब कि इंडिया इज टॉकिंग अबाउट कि ओवरऑल डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज के बाद कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और देयर शुड बी अ स्पेशल बट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट सबके लिए। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को बस समय लगता है, उनके पास फूड सिक्योरिटी करना है, उनको पीडीएस देना है, गरीबी है, पॉवर्टी है। तो इसलिए वी नीड पीस क्लॉज, क्योंकि ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ कैलेमिटी, ड्यूरिंग टाइम ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी, वॉर एक्सेट्रा, जो इंडिया का जो 10% जो डायरेक्शन दिया गया है बाय द डब्ल्यूटीओ, 5% डेवलप कंट्री से, 10% डेवलपिंग कंट्री से, अंडर द एम्बर बॉक्स, एम्बर नॉट प्राइस डिस्टॉर्शन, अंडर द एग्रीमेंट ऑन द एग्रीकल्चर डब्ल्यूटीओ। उसने बोला कि आप ब्रीच कर सकते हो 10% को, तो इंडिया ने ब्रीच किया कोविड के समय में, अंडर द पीएम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समय 2022 में। तो ये हो गया। दूसरा कि इंडिया हैज सक्सीडेड रैलिंग द 80 कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ। दूसरा बात होता है कि कंसर्न, एनवायरमेंटल कंसर्न, बोलते हैं कि जो, ये पहला कंसर्न हो गया पीस क्लॉज। दूसरा है कि इन्वायरमेंटल कंसर्न, जो ईयू काम कर रहे हैं, सीबीएम कार्बन टैक्स एमिट कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस होगा 0.1% से, लेकिन इट विल इंक्रीज द इट विल इम्पैक्ट द एक्सपोर्ट फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज। तो एक तरह का पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द ट्रेड सिस्टम है। एक तरह से बोले हैं कि जो नैरो अप्रोच, मॉरल मायोपिक अप्रोच है ईयू का विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट कंजर्वेशन। दूसरा कि यूएस हैव ड्रॉप की डिमांड ऑन डब्ल्यूटीओ प्लूरिलैटरल नेगोशिएशन ऑन डिजिटल ट्रेड। तो बाकी जो बिग कंट्रीज होते हैं उनके पास बिग डेटा है, बिग टेक है, अमेजन, तो वो अमेजन, ट्विटर, मेटा एक्सेट्रा, वो बात करें कि जो डेटा विल बी फ्री फ्लो, दुनिया में कहीं भी उनका रहेगा लोकेशन, डेटा शुड बी फ्री फ्लो। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज बोलेंगे नहीं, डेटा मेरे यहाँ होना चाहिए, इसको बोलते हैं डेटा लोकलाइजेशन, डेटा सॉवरेंटी। आप मेरे यहाँ स्टोर करिए, और जो बिग टेक शुड बी अकाउंटेबल टू द लोकल गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशन। इसलिए आईटी एक्ट इंटरमीडिएट लॉ जो आया था 2020 में, उसमें ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक क्लास हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज गिवन डायरेक्शन टू ट्विटर कि आप बताइए, अकाउंट दीजिए दैट इज प्रमोटिंग डिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज और एंटी इंडिया कैंपेन चलाता है। ट्विटर ने बोला नहीं नहीं। तब फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि आप चला रहे हो इंडिया में आकर के, तो आपको यू हैव टू बी कंप्लाइंट टू द लोकल लॉ। तो डेटा, फ्री फ्लो ऑफ डेटा, ये बात करें यूएस। जो डेवलपिंग कंट्रीज बात करें लोकलाइजेशन बात में, तो वो बात करें प्रोहिबिशन ऑन लोकलाइजेशन। फिर ई कॉमर्स में फ्री फ्लो ई कॉमर्स, ई हम लोग बात करेंगे ई कॉमर्स टैक्सेशन होना चाहिए, तो इसको इक्वलाइजेशन लेवी बोलते हैं, मानसी। हाँ, आई थिंक दिस इक्वलाइजेशन भी होता है। जो 2%। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स होता है उनके ऊपर जो ड्यूटी लगती है, जैसे कस्टम्स ड्यूटी लगती है गुड्स के ऊपर, तो इक्वलाइजेशन लेवी लगेगी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट के ऊपर। तो बाकी जो कंट्रीज होंगे वो बात करेंगे इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में। वो बोलेंगे कि हर ई कॉमर्स के लिए वो पैसा, वो टैक्स बचाते हैं, वो पे नहीं करते, तो उनको मिलना चाहिए, तो देना चाहिए टैक्सेस। तो तीन से बात कर ले, जॉइंट ट्रेड डिजिटल ट्रेड का बात होगा। फिर MC30 मतलब कि मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, वहां पर जैसे सीओपी होता है वैसे ही इसमें MC होता है, MC30, 13वां, तो इसलिए। फिर डिसफंक्शनल डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, वहां पर यूएस के कारण इलेक्शन नहीं होता टाइमली, और डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म डिसफंक्शनल होगा, उससे क्या होगा कि जो बिग कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है, वो तो आपके ऊपर लगा देंगे, फाइटो सैनिटरी मेजर्स लगा देंगे कि भाई तुम्हारा जो प्रोडक्ट है इट इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ द यूरोपियन यूनियन या यूएस एफडीए अप्रूवल नहीं है, तो आप वापस भेजिए, इसमें सैलोमिना है, इसमें ऐसा है वैसा है, आपका लेबर कोड ठीक नहीं है, वापस भेजिए। उससे क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलपमेंट दे रिसोर्ट टू कंप्लेन, अपील करते हैं, और अपील करेंगे डब्ल्यूटीओ काम, सेटलमेंट मैकेनिज्म काम ही नहीं करता है। जब काम नहीं करता है तो उन पर एक तरह से जो डेवलप कंट्रीज है इट विल बी नॉट अकाउंटेबल। इसी कारण उनका दबदबा ज्यादा रहता है, उनका एक तरह से हेजेमनी ज्यादा है यूरोपियन कंट्रीज का, यूएस का। तभी लिखा हुआ कि इंडिया इंटरेस्ट इज टू हैव अ वेल फंक्शन डिस्प्यूट सेटलमेंट, तभी वो जीत सकते हैं ना इंडिया, कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, वहां जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो दूसरा का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म अपेलेट बॉडी, मतलब कि डिस्प्यूट सेटलमेंट है,
उसमें अपील अगर करना है, जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल बात करते हैं और एपेलेट ट्रिब्यूनल, वैसे कैट में भी होता है, हर जगह एपेलेट ट्रिब्यूनल होता है। तो वैसे ही एपेलेट ट्रिब्यूनल इसकी में भी एपेलेट बॉडी कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा बाय द डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इट विल बी अपील टू द एपेलेट बॉडी। अब इसमें प्रॉब्लम होता है क्योंकि इसमें भी पैनल्स रहेंगे, वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे, उसमें भी टाइमली नहीं होगा इलेक्शन। पैनल जो भी इलेक्शन होगा इट विल बी मोस्ट, और फिर धीरे धीरे ईयू का जो स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको सेलेक्ट करेंगे। एपेलेट बॉडी और सेटलमेंट बॉडी दोनों में डिस्फंक्शनल है, दोनों में प्रॉब्लम है। दूसरा लास्ट जो स्टेज है इंडिया का, इंडिया का एक और है इसमें लिखा हुआ नहीं है, वो है आईपीआर। इंडिया टॉक्स अबाउट कि आईपीआर को आप ब्रेक कर सकते हो इफ देर इज अ इशू ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, फूड क्राइसिस और जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन मैंडेट, वैक्सीन के लिए, जेनेरिक मेडिसिन के लिए, कि भाई पब्लिक हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू टैकल द पब्लिक हेल्थ क्राइसिस वी नीड डायलूशन ऑफ आईपीआर स्टैंडर्ड। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज रहेंगे वो बोलेंगे नहीं, आईपीआर स्टैंडर्ड को अपहोल्ड करना जरूरी है, इट विल लीड, अगर उसको नहीं करेंगे इट विल बी अ वायलेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ द कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज। तो दोनों में फर्क है ये चीज। तो तो इंडिया में से बात करें क्वेश्चन तो जेनरिक मुझे यहाँ मेडिसिन। पर आपसे एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। जो आईपीआर का मुद्दा है, आईपीआर के मुद्दे पे जब इंडिया कहता है कि भाई आप इमरजेंसी के टाइम पर हम आईपीआर को ब्रीच करेंगे, तो ये तो हाँ डेवलप्ड कंट्रीज मानती है। डेवलप्ड कंट्रीज का क्या कहना है आईपीआर के ऊपर कि इंडिया के अंदर मेजरली मुद्दा किस पर आता है? फार्मा कंपनीज के ऊपर आता है। ऐसा बोला हाँ जाता है कि उसमें हमने तो 10-10 साल हो गए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाते हुए, हमने एक दवाई बनाई, आप एक नकली शीशी लाते हो, उसमें दवाई भरते हो और जुगाड़ करके आप रिलीज करते हो, एक्सपोर्ट भी करते हो उसका। तो दिस इज द हम्म। एग्जैक्ट कंसर्न। तो इसी वही पहला जो करेक्शन उसी का तो एक्सटेंडेड है करेक्शन ये वाला, कि इंडिया क्या बोलता है कि जो एक्सपोर्ट हम लोग वही करते हैं ना, हम लोग थोड़ी ऐसा कि जो वन कैंसर ड्रग है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग वही कर रहे हैं जो बहुत अफोर्डेबल रहे। जो फॉर एग्जाम्पल टीबी मेडिसिन हो गया या फिर हो गया बाकी रिलेटेड टू कफ सिरप हो गया या बाकी सब भी, जो नॉर्मली पब्लिक हेल्थ में अवेलेबिलिटी होना चाहिए। राइट टू गुड हेल्थ शुड बी द मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया फॉर ऑल द गवर्नमेंट, ऑल द स्टेट अराउंड द वर्ल्ड। तो इंडिया बात करता है कि फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट देयर शुड बी अ रेगुलेशन बाय द स्टेट। तो इसलिए नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्रिएट किया जाता है, और अंडर द एनपीपीए, नेशनल हाँ, नेशनल ये फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग फार्माकोपिया अथॉरिटी, हाँ मिशन। एनपीपीए, वो बात करते हैं कि ऐसा मेडिसिन होना चाहिए, इस मेडिसिन का नाम इसमें है, अब ये मेडिसिन का जो दाम है इतनी होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। पूरा लिस्ट रहता है, हर बार अपडेशन होता है। तो इंडिया ये बात करता है, तो आपका जो कंसर्न है सही बात है, उसमें एक्सटेंडेड फॉर्म तो ये सेम ही है ना, कि आप प्रमोट करें किसको, गरीब कंट्री को। वैक्सीन हम्म। इंडिया प्रमोट किया तो अपने लिए भी किया, लेकिन गरीब कंट्री, पापा न्यू गिनी के लिए किया, सोमालिया के लिए किया, तो वहां के जो पॉपुलेशन उनका भी तो पब्लिक इंटरेस्ट है। इंडिया बात करता है ग्लोबलाइजेशन का, इंडिया बात करता है ह्यूमैनिटी एज अ होल। तो रियलिज्म में तो है इंटरनेशनल एथिक्स में कि इंडिया सॉवरेन इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, लेकिन इंडिया का लॉन्ग टर्म लिबरल स्टैंड भी रहा है ओवरऑल, ठीक। जिसको बोला। अब इसमें जो लास्ट फैक्टर है वो ओवर फिशिंग का। क्यों? क्योंकि इंडिया सपोर्ट द आइडिया ऑफ द स्मॉल फिशरमैन, उनका फिशरमैन उनका ह्यूमन राइट्स की बात करता है, क्योंकि इंडिया में बिग ट्रॉलर कंपनी, नॉर्वेजियन ट्रॉलर बिग, जापानीज ट्रॉलर बिग कंपनीज है, फिशिंग कंपनीज है, वो जाते एक बार में कितने हजार टन फिशिंग करते हैं। इंडिया बस स्मॉल है, चाइना के पास मीडियम साइज है, तो चाइना भी जाता है फिशिंग करने के लिए, तो डीप सी डीप फिशिंग यूज करते हैं फिलीपींस के सामने में। तो हम लोग आईआर में भी देखते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ क्लैश बिटवीन द लिटरल कंट्रीज, फिलीपींस वियतनाम के बीच में होता है, ट्रॉलर के बीच में, इंडिया और श्रीलंका और उनके बीच में होता है ट्रॉलर को लेकर। ट्रॉलर मतलब फिशिंग बोट। तो किसी के छोटे होता है, बोट होता है, एक दो फिश आप निकाल सकते हो, कोई बड़े होते हैं, डीजल इंजन होता है, उनके पास नेट होता है, बड़े बड़े नेट होते हैं, तो हजारों फिश एक साथ कर सकते हो। तो ओवर फिशिंग को टैकल करने के लिए इंडिया बात करता है कि देयर शुड बी नेगोशिएशन, उसमें भी सब्सिडी मिलना चाहिए, इंडिया बात करता है। यहाँ पे तो भी जो आई कीवर्ड जो है हाँ फिशिंग से रिलेटेड हो, IUU, इलीगल, आई अनरेगुलेटेड और अंडर रिपोर्टेड। यस, इलीगल, अंडर रिपोर्टेड फिशिंग, तो डार्क फिशिंग भी बोलते हैं उसको, कि ऑफ कर देता है जीपीएस अकाउंट, अपना जीपीएस ऑफ कर दिया, पूरा चाइना के फिशिंग चल जाते हैं पेरुवियन कोस्ट, जहाँ पर एल नीनो इफेक्ट होता है वहां फिशिंग करते हैं, क्योंकि अब वेलिंग जोन है वहां पर पेरुवियन कोस्ट में। अगर एल नीनो नहीं होता है तो अब वेलिंग जोन है, तो वहां चल जाता है। तो क्वेश्चन तो चिली की तरफ से क्वेश्चन भी उठता है, पेरू की तरफ से कंप्लेन भी उठता है, हवाई चल जाते हैं। तो जो आपने बताया कि वही है अंडर रिपोर्टेड। तो ओवर फिशिंग इंडिया बात करते हैं, इंडिया टॉक्स अबाउट द सब्सिडी कल्चर, जो एग्रीकल्चर में सब्सिडी मिलता है, देयर इज अ ब्रीच, देयर इज अ पीस क्लॉज, इट शुड बी आल्सो गिवन फॉर द फिशिंग।
ओवर फिशिंग कंट्रोल करे, बिग ट्रॉलर के अगेंस्ट में जो स्मॉल फिशरमैन है, इंडिया में 2 करोड़ पॉपुलेशन है डिपेंडेंट ऑन द फिशरी सेक्टर। और मोस्टली इंडिया में जो है वो हम लोग ऑफ शोर फिशिंग करते हैं, फिर इनलैंड कम होता है। आई थिंक सर्च कर लेना, इनलैंड ज्यादा है कि इनलैंड ज्यादा है, इनलैंड इनलैंड ज्यादा ज्यादा है। है। 70% इनलैंड, 30%। 70% इनलैंड, बाकी 30% हम्म, ऑफशोर। ठीक है। तो फिर इंडिया की बात करते हैं, जो फिशिंग में बात करते हैं वो स्मॉल फिशरमैन होते हैं, इसलिए बोलते हैं सब्सिडी मिलना चाहिए। तो ओवरऑल इन दिस आर्टिकल कंक्लूड करना है शॉर्ट में, तो बाली पीस क्लॉज उसमें सब्सिडी का बात होता है, एग्रीकल्चर सब्सिडी। दूसरा एनवायरमेंटल कंसर्न का बात होता है, वॉलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द एनवायरमेंटल कंसर्न, कार्बन टैक्स इंडिया अगेंस्ट। दूसरा तीसरा क्रॉस डेटा फ्लो, टैक्सेशन ऑन द बिग टेक, डेटा सॉवरेंटी, डेटा लोकलाइजेशन, एपलेस ट्रिब्यूनल, और डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, उसमें इलेक्शन और ट्रांसपेरेंसी और डिसीजन मेकिंग, और लास्ट जो है फिशरीज के ऊपर। तो ये पूरे डब्ल्यूटीओ कवर हो गया एक ही बार। वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो M60 सी हॉक, तो M60 सी हॉक अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो ये है राफेल ऑफ द हेलीकॉप्टर। यूके का है ये, हमने चेक राफेल ऑफ द किया। हेलीकॉप्टर M60, नहीं यूके का नहीं है, यूएस का है M60। यूके का है। नहीं, ये वाला तो सी हॉक वाले की बात कर रही हूँ मैं। MS60। दूसरा, हाँ। देख लेना, ठीक है, देख लेना यूके की यूएस का, यूएस का आई थिंक मेरे को पता आई था। वाज आल्सो बिलीविंग कि यूएस का होगा। आई थिंक समवन वेरीफाइड एंड सेड कि यूके कंफर्म्ड ही बाय है। वरुण ऑर्चिड, इट इज फ्रॉम यूके। यूके, मिलान में तो टॉर्पेडो होता है, एंटी सबमरीन सब कर सकते हैं, तो राफेल हेलीकॉप्टर बोला जाता है। अब इसमें दूसरा नेक्स्ट है ला लीना इफेक्ट और एल नीनो। तो एक लाइन बता जाते हैं क्या क्या पूरा लिखा हुआ है, लेकिन फिर डिटेल में कर ले। ला लीना के कारण इफ देयर इज इंक्रीज ऑफ रेनफॉल और विंड पैटर्न चेंज होता है तो देयर विल बी लेस एयर पॉल्यूशन, बस। तो इसमें इन्फ्लुएंस ऑफ द ला लीनो एंड एल नीनो इफेक्ट वेदर अक्रॉस द कंट्री। अब है कि जब ऑफशोर विंड होता है, ऑफशोर विंड मतलब कि ऑनशोर विंड और ऑफशोर विंड, तो लैंड टू सी अगर विंड रहेंगे तो देयर विल बी अ रिड्यूस इन पॉल्यूशन, रिडक्शन इन पॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल मुंबई में अगर सी टू लैंड रहेंगे तो पॉल्यूशन रिडक्शन नहीं होगा, बढ़ जाएगा। लैंड तो और सी इसकी ब्रीज बोलते हैं नहीं। विंड डायरेक्शन, तो विंड डायरेक्शन में मेन रीजन वाई एग्रीकल्चर वेस्ट पोल्यूटेड पंजाब हरियाणा फ्लो इनटू दिल्ली, क्योंकि यहाँ से आता है वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस कारण, यहाँ से फ्लो करके यहाँ पर आते हैं, पूरे दिल्ली में हो जाता है। लोकल सर्कुलेशन विंड नियर द मुंबई, इट इज ऑल्सो द विंड करंट ऑल्टरनेटिव बिटवीन द ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी एवरी फ्यू डेज। अगर ब्लो फ्रॉम लैंड टू टूवर्ड्स द सी होता है, इट कैरीज द पॉल्यूटेड। तो लैंड टू सी होगा तो इट विल कैरी द पॉल्यूटेंट आउट फ्रॉम द लैंड, तो मुंबई में पॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो इसी का बात हो रहा है कि विंड लोकल पैटर्न के कारण भी पॉल्यूशन इफेक्ट होता है। एक और एक होता है प्रॉपर जो प्रेशर बेल्ट के कारण, वो हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और तीसरा जो आता है जो स्पेसिफिक रीजनल, तो लोकल सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, रीजनल ला लीना एल नीनो इफेक्ट, और ग्लोबल, ग्लोबल में वेस्टर्लीज और फिर साउथ वेस्ट मानसून, तीनों के कारण इट इज इम्पैक्ट ऑन द एयर पॉल्यूशन। तो हम लोग को इसी से रिलेटेड विंड स्कीम है, बात होता है कि हाइपर लोकलाइज सिस्टम पता लग सकता है कब कितने हम लोग को टैकल करना है। ला लीना के कारण क्या होगा कि जो विंड पैटर्न होंगे इट विल क्रिएट अ रेनफॉल टाइम काइंड ऑफ वेदर, और उसके बाद फिर एयर क्वालिटी कम हो जाएंगे। एल नीनो में नहीं होगा तो एयर क्वालिटी खराब हो जाएंगे, सिंपल। तो इट इज 3 टाइप्स, लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल। और इसी के साथ बात कर सकते हैं कि ला नीनो जब होता है और एल नीनो होता है तो इंडिया में बारिश कब आती है। जब ला नीनो आता है तो इंडिया में ज्यादा बारिश, एल नीनो हम्म, आता है तो डिले बारिश। हाँ, और एक ला होता है दिया अब, मीडियन ओसिलेशन, ऐसे उसमें ला दिया। शायद जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें टेम्परेचर वेस्टर्न और ईस्टर्न के मुकाबले ठंडा और गर्म हो जाता है, इस तरीके से है। तो करुणा कंफर्म कर सकती है एग्जैक्ट क्या होता है। इसमें वो सकता है ना कैसे याद करना है, तो ला लीना मतलब बारिश ला दिया, हम्म। साउथ सही वेस्ट बात। मानसून। फिर सुप्रीम कोर्ट फ्लैश हॉर्स ट्रेडिंग, तो ये वो अच्छे डिटेल में प्रवेश ने समझाया था कि क्या हुआ था पॉलिटिक्स में, और फिर चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में, तो वहां पर से ये बोलो प्रवेश इसमें शॉर्ट एक में चीज ये देख सकते हैं अगर ब्रीफ इसको करना हाईलाइट हो। किया हुआ था। हाँ नहीं, मेरे को पता है, ये बोल देता हूँ। तो इसके अंदर क्या है कि जो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन हुए उसके अंदर जो रिटर्निंग अथॉरिटी थे जिन्होंने जो काउंट कर रहे थे बैलेट पेपर्स को, तो जो वो काउंट कर रहे थे तो उन्होंने कुछ चिट जो थी
हर बैलेट के ऊपर उनको अपना साइन करना था, लेकिन कुछ सीट जो थी उनके ऊपर वो क्रॉस मार रहे थे। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अटर्नी जनरल जो है हमारे, एडवोकेट जनरल जो है पंजाब के, और जो अटर्नी जनरल है उनकी आपस में बहस हुई, तो उसमें निकल के आया, सीसीटीवी फुटेज हुई, और इसमें ये पता लगा कि उनका सिर्फ अथॉरिटी जुरिसडिक्शन था साइन करना, लेकिन वो क्रॉस कर रहे थे कुछ मैटर्स को। तो इसकी वजह से डिसरप्शन देखा गया इलेक्शनरिंग में, इलेक्शन मशीनरी के द्वारा। अगर हम बात करें चंडीगढ़ इलेक्शंस के अंदर, तो हम देखते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर अ, जो मेयर की पोस्ट है वो इंपॉर्टेंट होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। क्यों? 5 साल के लिए होती है। दूसरा, जितनी भी यूटीज हैं उनके अंदर अलग अलग जगह पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन चंडीगढ़ के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। और दूसरा, 2 स्टेटों की राजधानी है, तो इसके अंदर जो शासन चलता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है, अभी करंटली बनवारी लाल पुरोहित जो पंजाब के गवर्नर है, उन्हीं को असाइन किया हुआ है ये टास्क कि चंडीगढ़ को वो एडमिनिस्ट्रेशन उसका देखेंगे एज ए यूटी। इसके बाद चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर पोल है वो काफी सालों से जो सर्विंग पार्टी है, दैट इज अकाली पार्टी, उसके पास थी। उसके बाद जो डेप्यूटी मेयर की पोस्ट थी वो बीजेपी के पास थी। तो यहाँ पर हमारे पास मेयर भी है, डेप्यूटी मेयर भी है। अभी क्या है, अभी आम आदमी पार्टी के पास जो है, और बीजेपी और कांग्रेस, तो कांग्रेस का निल है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में लड़ाई है। तो दोनों के बीच में यही बोला जा रहा है कि जो वोट है वो डिसरप्शन किए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर जिनका नाम है अनिल मासी, तो इनका भी केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हम्म। परवेश, यहाँ पे एक वर्ड है हॉर्स ट्रेडिंग, कुछ स्पेसिफिक हाँ ठीक है। हॉर्स ट्रेडिंग वर्ड क्यों लेते हैं, कुछ है रीजन इसके पीछे? हाँ, तो हॉर्स ट्रेडिंग का सबसे पहला जो जिक्र आया ना, वो राजीव गांधी जी के टाइम पर आया, और रिसेंटली अभी आया था राजस्थान स्टेट असेंबली के अंदर, फिर आया महाराष्ट्र के अंदर, और अभी आ रहा है यहाँ पर, और दिल्ली के अंदर भी आता है। तो हॉर्स ट्रेडिंग होती क्या है? हॉर्स ट्रेडिंग एक पॉलिटिकल टर्म है जिसको यूज किया जाता है जब आप एमएलए खरीदते हैं या एमपीज खरीदते हैं। तो आप 100 करोड़ रुपए एक एमएलए को दीजिए, ऐसा राजस्थान के अंदर भी आया था, और ऐसे बिके भी थे। तो होटलों के अंदर उनको ले जाया जाता है, अलग से ठहराया जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसी उनकी हालत कर दी जाती है, यानी वो अपनी फैमिली से भी नहीं मिल सकते, फोन भी उनके जब्त हो जाते हैं। कौन करता है? जो पार्टी होती है, अपनी पार्टी जो होती है अपने एमएलओ अपने एमपीज के साथ ही काम करती है, ताकि वो टूट ना जाए, वो स्प्लिट ना कर जाए पार्टी, और मेजोरिटी हम प्रूव ना कर पाए, ऐसी नौबत ना आए फ्लोर ऑफ द हाउस पर। तो इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग की जाती है, और इसीलिए हमारे यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए ही एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। हाँ, 10 शेड्यूल के 1985, ठीक है। हम्म। तो प्रो प्योर बोल सकते हैं इसमें कि टर्म इसमें वांसी कैन हाईलाइट की स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन होता है, लेकिन कभी देखा जाता है कि फिस्कल प्रूडेंस नहीं लिया जाता है। फॉर एग्जांपल केरला गवर्नमेंट वैसे ही प्रो पुअर पॉलिसी के कारण देयर इज एन इंक्रीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट अफेक्ट्स द कैपिटल एसेट क्रिएशन बाय द स्टेट इन द लॉन्गर रन। तो फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे 3.4%। what do we mean by pro poor measures? प्रो पुअर में सोशल जस्टिस हो जाएंगे, वेलफेयर तो सेक्शन ऑफ इसमें मैं मार्जिनल। बता देता हूँ, इसमें अगर हम प्रो पुअर मेजर की बात करें, तो तमिलनाडु का जो बजट है ये बात करता है कि हम हाई पेइंग जॉब्स के लिए पेरोल सब्सिडी दिया करेंगे, जैसे गवर्नमेंट जॉब से मिलता है पेरोल। इसके बाद हम्म। इन्होंने बोला है कि हम जो है कंक्रीट हाउसेस बनाएंगे, अराउंड 8 करोड़ हाउसेज हम बनाएंगे अगले 5 साल के अंदर। फिर उन्होंने 8 करोड़। बोला है, हाँ, फिर इन्होंने बोला है कि आई थिंक 3 करोड़ है कुछ ऐसा। फिर इन्होंने बोला है 3 करोड़ कि तो प्रधानमंत्री आवास में 3 करोड़ पता एग्जैक्ट नहीं इन्होंने ऐसा 80 लाख होगा आई बोला। थिंक, या फिर कुछ और होगा, देख ठीक ठीक है, है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो फाइनेंस कमीशन है, 16 फाइनेंस कमीशन जो है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स जो है हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, उसको रैशनलाइज किया जाएगा। अब अगर हम बात करें, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंटर स्टेट रिलेशन, कि फाइनेंस कमीशन को लेकर के जो साउदर्न स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो यूनियन से क्यों झगड़ते हैं? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसके डिवोल्यूशन ऑफ टास्क जो प्रेसिडेंट ने असाइन किए हैं। 15th फाइनेंस कमीशन और 14th फाइनेंस कमीशन अभी हमने देखा रिसेंटली। तो 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर ये क्या गया, जिसने ज्यादा अगर पॉपुलेशन कम करी उसको ज्यादा फंड मिलेगा, जिसके जहां पर ज्यादा जंगल है उसको ज्यादा फंड मिलेगा। तो इसे हो क्या रहा है, जो वर्टिकल पेमेंट होती है, यानी सेंटर से जितना एलोकेशन ऑफ फंड स्टेट्स को जाता है, उसमें डिस्टोर्शन देखने को मिलता है। तमिलनाडु बोलता है कि हमारे यहाँ इतना ज्यादा हेल्थ टूरिज्म होता है। अगर आप बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु इज द हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल हेल्थ टूरिज्म की, और हमारे सॉफ्ट पावर को भी दर्शाता है वो।
हाईएस्ट नंबर ऑफ नर्सिस वो भी तमिलनाडु से है, नर्सिंग कोर्स मेडिकल कॉलेजेस सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर है। तो तमिलनाडु कहता है कि इतना सारा हेल्थ केयर सेक्टर में हमने नंबर वन लाए, तो भी आप हमें पैसा कम क्यों देते हैं, आप हमें ज्यादा दीजिए। आप कहते हैं कि जंगल ज्यादा है तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन हम्म डेवलपमेंट कॉस्ट तो हमारी ज्यादा है। तो इस तरीके के कुछ कंसर्न है फाइनेंस कमीशन में। तो बजट कह रहा है तमिलनाडु का कि 16 फाइनेंस कमीशन जो आएगा, हम उससे आशा करते हैं कि उसमें रैशनलाइजेशन होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स का अच्छी तरीके से। अगर हम बात करें जीएसडीपी तमिलनाडु की, तो वो अराउंड 3.44%, जो कि कहीं ना कहीं उसमें डेफिसिट को घटाया गया है, ऐसा बजट में बोला। उसके बाद अगर ओवरऑल साइक्लोन से रिलेटेड, फ्लड से रिलेटेड, फ्लैश फ्लड से रिलेटेड चीज देखें, तो यहाँ पर हमने देखा साइक्लोन मिशोंग भी आया था। तो इन्होंने बोला है कि हम नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट और चेन्नई जो कि मोस्ट प्रोन है फ्लड के लिए, रिट्रीटिंग मानसून भी वहां से होकर गुजरता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को 350 करोड़ की सब्सिडी और देंगे, ताकि फ्लड प्रिवेंशन और मिटिगेशन मैकेनिज्म आ जाए। और ओडिशा हम्म मॉडल का भी जिक्र किया है। इसके बाद इन्होंने बोला कि डिजास्टर रिलीफ फंड जैसे प्राइम मिनिस्टर का है, ऐसे हम तमिलनाडु में भी बनाएंगे, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स को डील करेंगे, क्योंकि इनका ऐसा बोला है कि यूनियन गवर्नमेंट हमारे को पैसा देने में हिचकती है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु के अंदर आएगा, जिससे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। 227 करोड़ का बजटरी आउटले है इस चीज के लिए। एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, ये एक बहुत अच्छी चीज है। जब हम देखते हैं रेबीज, जिसको हाँ एनिमल कुत्ते बर्थ होते हैं, कंट्रोल ज्यादा केस है, सेंटर। तो एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर ये स्टेब्लिश करेंगे, 20 करोड़ का खर्चा आएगा। और सबसे ज्यादा टारगेट कौन होगा इसके अंदर, वही है स्ट्रे डॉग्स ही है, ताकि रेबीज का खतरा ना बढ़े। तो इस तरीके से देख सकते हैं। और एदियार रिवर जो चेन्नई की में रिवर बहती है, जो कि एक पेरानियल तो नहीं है, एंटीसीडेंट रिवर है अद्यार रिवर, उसको रिस्टोरेशन करने के लिए 1500 करोड़ का बजटरी आउटले है। तो इसमें जो रिक्रिएशन फैसिलिटीज है वो क्रिएट की जाएंगी। और अब बात करते हैं कि पॉजिटिव सेक्युलरिज्म में तमिलनाडु ने क्या किया। तो इन्होंने बोला है कि हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल इंडोमेंट डिपार्टमेंट 5718 करोड़ की वर्थ जो प्रॉपर्टी है जो मंदिरों से रिलेटेड है, उनको रिक्लेम करेगा। तो ठीक। दीज आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। और ग्रैंड एनिकट कैनाल सिस्टम, उसके लिए भी पैसा दिया गया, उसको मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। और वहां पर भी जो है टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने की बात है। अन्ना कैंसर हॉस्पिटल ये भी बताया गया, जिसमें 50 बेड्स आईसीयू, नए आईसीयू ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। हाँ ये तमिलनाडु बात ही की थी, पहला ऐसा स्टेट तमिलनाडु बना जो बिजनेस आर्टिफिशियल कॉन्क्लेव में भी इंटेलिजेंस को लेकर आर्टिफिशियल आ रहा है। इंटेलिजेंस। यस, और मेट्रो रेल तो हमने देखी है किस तरीके से, जीका का हमने एग्जांपल लिया पीपीपी मॉडल में कल भी, कि अलग अलग स्टेट के अंदर किस तरीके से। और वर्ल्ड स्टार्टअप समिट जो इंडिया की होगी वो तमिलनाडु में होगी जनवरी 2025 के अंदर। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट हाईलाइट एज फार एज द तमिलनाडु बजट। यस इट वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। थैंक सेंटर स्टेट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्योंकि केरला के ऊपर में क्या लगा, बोरोइंग लिमिट। और क्यों, क्योंकि केरला हैड बोरोड सम फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम द सेंटर, और दूसरे लोन बोरो करने के लिए इट हैड टू नीड परमिशन फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर ने बोरोइंग लिमिट कर दिया उसको। केरला बोले कि उससे क्या होगा कि इट विल अफेक्ट द फिजिकल डेफिसिट इन द स्टेट, और उनका जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है फॉर द सोशो इक्विटी वो नहीं हो सकता। उसी पे चर्चा चल रहा है, तो आगे हम लोग बाद में देख लें। टॉप कोर्ट रिजर्व ऑर्डर ऑफ द डिवोर्स मुस्लिम वुमेन मेंटेनेंस, सीआरपीसी रेमेडी नॉट बार्ड बाय द 1986 लॉ। साबानो के जजमेंट और राइट टू डिवोर्स का बात होता है कि डिवोर्स मुस्लिम वुमेन इज एंटाइटल टू ऑल द राइट्स मेंटेनेंस अवेलेबल टू अदर डिवोर्स वुमेन इन द कंट्री। उसको ले नहीं सकते। आर्टिकल 14, 15, 21 इट विल बी इन्फ्रिंज वॉलेटिव द दिस आर्टिकल। मतलब कि देर इज ए नो डिफरेंस बिटवीन द मुस्लिम वुमेन एंड अदर वुमेन, उनके पास वही राइट्स है जो सबके पास है। तो ये कहना जा रहा है। यूएस ड्राफ्ट यूएन रेजोल्यूशन सपोर्टिंग ए टेम्पररी सीज फायर इन गाजा। टेम्पररी सीज फायर देखते हैं कि कितना चल पाता है। यूएनएससी रेजोल्यूशन है फॉर टेम्पररी सीज फायर। रफा रीजन कहाँ राफा क्रॉसिंग है ना, बिटवीन इजिप्ट एंड गाजा स्ट्रिप, बॉर्डर पे क्रॉसिंग है। साउदर्न साइड में है।
when we talk about the home rule movement, तो it is inspired from the home rule movement in Ireland or Irish Republican Army. They are talking about the independence of Ireland from the UK. तो आयरलैंड का मैप अगर देखेंगे तो नॉर्दर्न पार्ट आयरलैंड है, अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ यूके, सदर्न पार्ट आयरलैंड है। तो इसलिए नॉर्दर्न आयरलैंड का बात होता है पॉलिटिकल डेडलॉक, जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर देयर इज राइज ऑफ न्यू जो राइट इन द आयरलैंड ऑल्सो। दे आर टॉकिंग अबाउट द सेपरेशन ऑफ आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड फ्रॉम द यूके। इसी बात सिनफेन, प्रो आयरिश यूनिटी, सिनफेन पार्टी, ये राइट विंग है वहां के, जो बात करते हैं कि अलग होना है यूके से। तो उतना डिटेल में जरूरत नहीं, लेकिन ये बोल सकते हैं कि विद द ब्रेजिट धीरे धीरे देर इज अ टॉकिंग अबाउट स्कॉटलैंड में ये बात करते हैं, आयरलैंड भी, नॉर्दर्न आयरलैंड भी ये बात करते हैं, तो सेपरेटिस्ट है। प्रवेश एक बार ये ले तो कावेरी वाला, कावेरी पैक्ट, अगर ये पता होगा, पता नहीं वाटर दिख शेयरिंग रहा एग्रीमेंट। मुझे। सर ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते, थोड़ा रुको यहाँ पे। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट केस है कनमबाती आर्बिट्रेशन केस, 1914 का है। टेक अवे क्या था, यहाँ पर अवार्ड दिया गया कि अपर रिपेरियन स्टेट जो है, जिनके पास मतलब ऊपर वाले जो स्टेट है, प्लान फॉर कंस्ट्रक्टिंग केआरएस विद फुल रिजर्वॉयर लेवल, मतलब उनको बोला गया था कि आप जो है डैम को कंस्ट्रक्ट करो, रिजर्वॉयर बनाओ जिसमें इतनी कैपेसिटी होगी। मद्रास जो है उसको बोला गया 1.5 मिलियन एकड़ जो लैंड है आपके कल्टीवेशन के अंदर आती है कावेरी डेल्टा के अंदर। सो इट वाज नेचुरली वरीड, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्योंकि अगर डैम आएगा तो उससे रिलीज ऑफ वाटर होगा, तो फ्लडिंग के इवेंट्स रहते हैं। तो इस वजह से तमिलनाडु के और आई थिंक बिटवीन द कर्नाटका दिस इज अ मैटर। हम्म, एंड 1924 कावेरी इक्विटेबल एग्रीमेंट। होना चाहिए ऑन सरप्लस ऑफ ऑल द कावेरी बेसिन, इक्विटेबल सर्विस बेसिस पर होना चाहिए डिवीजन, यस, इरिगेशन, एक्सपेंशन, स्टोरेज, सब चीज ब्रॉडर सेटलमेंट का पार्ट होना चाहिए अंडर द कावेरी रिवर डिस्प्यूट फ्रॉम द बोथ साइड। तो ये केआरएस जो है, ये इसका पूरा नाम है कृष्ण राजा सागरा डैम। ये कृष्ण राजा सागर जो इम्पोर्टेंट, कि कर्नाटका के जो एक प्रिंस रहे हैं उनके नाम पर है। मेट्टू डैम और कृष्ण सागर, आई थिंक इट इज ऑन द कावेरी। कावेरी रिवर, कावेरी रिवर। मेट्टू डैम भी, तो तो दो डैम कावेरी की प्रोजेक्ट। अगर बात करें तो ट्रिब्यूटरी कौन सी है, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ कौन से डिस्ट्रिक्ट में ठीक, बहती है, मांड्या में। और मांड्या कहाँ पर है, कर्नाटका में। ओके। नेक्स्ट, इंश्योर मिनिमम वेज एंड पेंशन। इसमें एक चीज बोलनी व्हेन आवश्यक वी कि टॉक इसमें अबाउट, इसमें इसमें सिर्फ एक ही इशू है पूरे कावेरी पैट के अंदर, कि वाटर का फ्लो कैसे होगा, और दूसरा कंट्रोल कौन करेगा डैम को। क्योंकि ऐसा बोला गया है कि जो कावेरी रिवर है, रिपेरियन स्टेट कौन सा हुआ, रिपेरियन हुआ कर्नाटका, और डाउन वाला स्टेट कौन सा है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु को एक कंसर्न है कि वो अगर वो कंट्रोल कर रहे हैं तो उनको इक्विटेबल शेयर ऑफ वाटर हमें भी देना चाहिए, जैसे हरियाणा और पंजाब के बीच में रहता है और दिल्ली के बीच में रहता है। लेकिन वो बोलते हैं कि कंट्रोल हमारे पास ज्यादा है कर्नाटका, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास भी ज्यादा पानी भी हमारे पास ज्यादा होना चाहिए। तो दोनों को लेकर बीच में इशू है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये मैटर भी गया था। और अभी इंटर स्टेट वाटर कमीशन जो है, जो आर्टिकल 262 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होता है, कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, और इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो बाइंडिंग होती हैं। ठीक है। We're talking about the ensure minimum wage. When you talk about the several protests in Andhra Pradesh, Maharashtra, फिर झारखंड में भी हुआ है, with regarding to the minimum wages for the आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, और फिर पेंशन भी। तो अब लेजिस्लेशन आएगा जिसमें नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डोमेस्टिक वर्कर क्रिएट किया जाएगा। इनफॉर्मल सेक्टर है, लीगल प्रोटेक्शन उसके पास नहीं है, गारंटी बेनिफिट नहीं है, तो दे आर मोर लाइकली टू बी एक्सप्लॉइटेड। तब बोला जाता है कि सोशल सिक्योरिटी मिलना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है। तो तो अगर ईएसआई की बात करें तो मिनिमम ईएसआई वेज, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ईएसआईसी एक्ट 1948। क्या करती है, जिसकी भी सैलरी 20,000 से नीचे है उसको मंथ ईयरली जो है लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है। और अकॉर्डिंग टू लेबर एक्ट, न्यू लेबर एक्ट, जितनी भी गवर्नमेंट, जितनी भी कंट्री के अंदर रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, दोनों के लिए कंपल्शन है कि ईएसआई बेनिफिट जो है हर एम्प्लॉय को दिया जाएगा इफ इज अर्निंग बिलो 25,000। तो पहले 20 लिमिट थी, अब 25,000 लिमिट है, 25,000 से नीचे दिया जाएगा। और जो मैकेनिज्म है उसमें यही है कि आप प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन हर तरीके का फायदा उठा सकते हैं। हाँ ठीक है।
क्लास 10-12 बोर्ड्स विल बी हेल्ड ट्वाइस फ्रॉम ईयर। करिकुलम लॉन्च हुआ इसमें। उससे क्या होगा कि दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर, टाइमली अपॉर्चुनिटी मिलेगा और पढ़ सकते हैं और रिटेन स्कोर भी कर सकते हैं। प्रेशर नहीं रहेगा एक समय का, स्ट्रेस फ्री क्वालिटी एजुकेशन। जेई मेंस भी 3 बार होता है, तो आई थिंक इट ए गुड स्टेप। यू डिस्कस ग्रीस गेटवे टू एशिया, इंडिया गेटवे टू यूरोप। इंडिया इज गेटवे टू यूरोप, तो ग्रीस डायरेक्ट आईएमईसी कॉरिडोर, ट्रेड कॉरिडोर। प्रिजनर ऑफ ज्योग्राफी, स्ट्रैटेजिक सिस्टम पर पोजिशन पर है, लेकिन वोलेटाइल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पाकिस्तान, वहाँ टर्की, इसलिए कॉपरेशन चाहिए। तो ज्वाइंट एक्सरसाइज का बात होता है। ग्रीक कंस्ट्रक्शन कंपनी, उन पे बात हुआ। शिपिंग कंपनीज ऑलरेडी ओपन एथेंस के लिए। मोस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंडिया का बात होता है वहां पर। फिर आईएमईसी कॉरिडोर डिस्कस। बीटा बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ग्रीस एंड इंडिया, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, मीडिया कोऑपरेशन, कल्चर एक्सचेंज। एएसआई और एएसआई इंडिया के और वहां के जो एक तरह से फॉर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे वहां के होंगे, तो देव कॉपरेशन होना चाहिए कि वहां पे कैसे वो एक तरह से रखें अपने मॉन्यूमेंट्स को जैसा पूरा। तो ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल पार्टनर और इतिहास में ग्रीस से अगर बोला जाए तो ग्रीक प्रिंस सेल्यूसियस निकेटर, उनकी बेटी से शादी किए थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो वहां से रिलेशनशिप ग्रीस के साथ है। उसके बाद फिर ग्रीस ग्रेको रोमन आर्ट, फिर जो गंधारा स्कूल आर्किटेक्ट आर्ट है, वहां पे इन्फ्लुएंस है ग्रीक का। तो एक राइसाना बार आप, डायलॉग, मिलान एक्सरसाइजेस, एक्सचेंज। क्या? आई वाज आस्किंग, एक बार आप गंधारा स्कूल ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब किस तरीके से ग्रीक का, एक दो पॉइंट अगर आप बताओ तो। ग्रीक को फोटो इमेजिन करो, क्या होता है, मैस्कुलिन, ज्यादा मैस्कुलिन, मूछ रहते हैं उनके पास, नशे होते हैं हाथ में, और फिर जो बॉडी स्ट्रक्चर पूरा डिफरेंट रहता है। वैसे ही बुद्धा को बनाया गया। हमने अगर बुद्धा को बनाया है सीरीन, आंख में शांति, पीस के लिए बनाते हैं। मथुरा में ऐसे ही रहता है, बाकी सब ऐसे ही प्रमोट करते हैं, लेकिन गंधारा में इसको प्रमोट करते हैं कि जो केश होंगे, इट विल बी, इसको निष्क बोलते हैं, सर्कुलर टाइप। फिर मूछ रहेंगे बुद्धा के, और उनका फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा मैस्कुलिन ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू कामनेस, सेरेनिटी। तो ये फर्क है। और ग्रीन सिस्ट स्टोन में कल्टीवेशन किया जाता है। दूसरा ग्रेको रोमन का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है पिलर्स में भी, जो अशोकन पिलर्स है वहां पे भी आते हैं, इन्फ्लुएंस है। बेसानगर पिलर ग्रेको रोमन से भी लिया गया है। तो सब गंधारा स्कूल आर्किटेक्चर। अब संग्रीला डायलॉग, यहाँ बात होता है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, संग्रीला डायलॉग, और फिर बाकी सब भी। फिक्की, मिलान एक मॉडेस्ट इन इंडियन ओशन पंचायत है, तो ब्रिंग द बे ऑफ बंगाल नेवीज टू फ्रंट। सबको ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, नेवल एक्सरसाइज है, इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ फॉर द अपहोल्डिंग द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। फाइव आइस, जो यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इस पे काम कर सकते, शेयर कर सकते हैं। इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी कीवर्ड, रायसेना डायलॉग, और न्यू दिल्ली शिफ्ट फ्रॉम द आइसोलिज्म ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। उसके बाद फिर मल्टीपोलरिज्म, मल्टी अलाइनमेंट rather देन नॉन अलाइनमेंट, इंडिया बात करता है। ट्रांसनेशनल नेटवर्क ऑफ द एनालिस्ट, कंसल्टेंट एक्सेट्रा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है मिलान एक्सरसाइजेस। यूसीसी क्वेश्चन उठता है कि यूसीसी में क्या क्या इशू है। पहली बात है कि इंटरवेंशन बाय द स्टेट इनटू द प्राइवेट स्फीयर, और फिर डेटरेंट प्रोविजन बहुत ज्यादा है, वनरेबल टू वायलेंस है। अगर आप दिखाएंगे इंटरकास्ट मैरिज होगा, आप उसको करवाएंगे, तो हो सकता है पुलिस की तरफ से भी प्रेशर हो और पीपल की तरफ से प्रेशर हो। व्हाट अबाउट द एलजीबीटी का ए प्लस, उनका क्या है, सेरोगेसी का क्या है, उसे कोई नहीं ऐसा। तो इस पे क्वेश्चन उठता है। फिर कमिंग टू द स्पोर्ट्स सेक्शन, इंडिया शॉर्ट गन फॉरेन कोच, इटलीज मार्शलो ड्राटी सफरिंग लिवर कैंसर, दिल्ली एंड सेशन विद द हाई विन वर्सेस 17 years has the badminton world impressed. Anmol Kharp, one of the youngest women single champion in
गुवाहाटी 2023, अनमोल गर्ग। तो उसे सीख सकते हैं कि टॉकिंग एंड अबाउट अ स्टेलर। अनमोल खर्ब से रिलेटेड हम उनके कोच की भी बात कर सकते हैं, कुसुम सिंह, जो कि पहले भी जैसे साइना नेहवाल और उनके ऑपोजिट खेल चुके हैं नेशनल लेवल पे, बट तब सक्सेस इतना वो उनको नहीं मिल पाया। तो हम देख सकते हैं कि कैसे कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स के साथ अब उन्होंने उनको कोच किया है। सी टेक्स नो प्रेशर एट ऑल, डेयरिंग है, प्लेज विद अ कूल माइंड, शांति है, पेशेंस है, और आपके पास नेवर डाई स्पिरिट है, फॉर्टिट्यूड है, तो वी कैन डन। फिजिकल फिटनेस रूटीन, तो परसिवियरेंस का एग्जांपल। Okay, thank you everyone. We will take up next set of important articles for discussion for healthy trend of thinking in everyday lives. Do to answer करिए।